दोस्तों वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाटा एंट्री के 229 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका सिलेबस 2024 में आपका जो चेंज हुआ है, यानी कि अप्रैल और अक्टूबर में जो आपके एग्जाम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, वो पहले जो चैप्टर्स आते थे उनमें से कुछ चैप्टर्स हट गए हैं, जो टीएमए वाले चैप्टर्स थे। अब आपको वो नहीं पढ़ने। तो हमने जो पहले डाटा एंट्री का सिलेबस बना रखा था उसके अंदर सारे ही चैप्टर डाल रखे थे, लेकिन अब वो आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, उनमें से काफ़ी सारे चैप्टर हट चुके हैं। तो इसके अंदर हम आपका कंप्लीट इसके अंदर जो है कंप्लीट ही आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनसे सभी से हम यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एनएस के एग्जाम में आए हैं या फिर जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है इनको डेफिनेटली अच्छे से तैयार कर लो एक बार। अगर आप इनको ध्यान से सुन लोगे और आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी है कंप्यूटर का या नहीं भी है, तो फिर भी आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमने दोनों ही मीडियम में चीज़ों को रखा है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 5 आपको बेसिक ऑपरेशंस बताने हैं कंप्यूटर के। अब कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर मान लो जो भी मैं यहाँ पर बताऊँ वही आप सेम एज इट इज़ लिख के आओ। आप अपने हिसाब से भी अगर आपको पता है तो आप उसको लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको 5 बेसिक ऑपरेशन बताने हैं। 5 बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर क्या क्या करता है? स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट, इनपुट, ये हो गए। बाकी आप और भी लिख सकते हो, जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है और बहुत सारी जो बहुत सारे ऑपरेशंस है जो कंप्यूटर आपका करता है। तो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर लिखे गए हैं, तो हिंदी वाले भी आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका मेजर ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है कंप्यूटर की, जिसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या लॉजिक वाले ऑपरेशंस करना। तो ये है आपका एएलयू। कई बार आपके एग्ज़ाम में एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लें और इससे आपको अर्थमेटिक से याद आ जाएगा मैथ्स वगैरह के आपके पर जो एक्शंस जो है परफॉर्म करता है, तो और लॉजिक वगैरह के। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी जॉइंटली कॉल द एएलयू एंड द सीयू ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखो एएलयू आपको बताया था अभी, जो मैथ के काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और सीयू क्या होता है? आपका कंट्रोल यूनिट होती है कंप्यूटर की, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो इसको कहते हैं हम सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। यानी कि एएलयू, अगर एएलयू है आपका प्लस सीयू कंट्रोल यूनिट, इसको पूरे को बोलते हैं हम सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमने फ्रेम करे हैं। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में के अंदर हैं। वीडियो को लाइक करते रहना भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसके बाद है प्लॉटर्स क्या होते हैं। तो प्लॉटर्स क्या होते हैं मैं आपको बेसिक बता दूं। जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, साफ़ सुथरी पिक्चर्स या ड्राइंग वगैरह के आपको प्रिंट वगैरह निकालने, हाई क्वालिटी के निकालने हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे होर्डिंग वगैरह जैसे इलेक्शंस में लगते हैं या फिर नेता लोग लगवाते हैं या फिर कोचिंग वगैरह के भी लगते हैं। तो जो वहाँ पर जो मशीन जो प्रिंट निकालते हैं, फ्लैक्स वगैरह, तो वो सब क्या होते हैं? प्लॉटर टाइप होते हैं। अब कंप्यूटर के बारे में देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इतने घिसा पिटा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑपरेशंस करती है। आप उससे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आप अपने हिसाब से इससे लिख सकते हो। तो जो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो भी कुछ ही मतलब समय में, विद इन मोमेंट्स। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हमारी, कंप्यूटर क्या है हमारी, जो गणितीय समस्याओं को क्षण भर में हल करने में सक्षम है। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस, ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन तो आपके आएंगे इस तरह से ये। तो पहले इनपुट डिवाइस बता दूं, मान लो ये आपका कंप्यूटर है, इसको आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करा वो होते हैं इनपुट डिवाइस। उसके बाद इन्होंने आपको आउटपुट दिया कंप्यूटर ने, तो आउटपुट जिस चीज़ का ये इस्तेमाल करेगा उनको कहेंगे हम आउटपुट डिवाइस। जैसे सपोज करो आपके पास क्या कीबोर्ड है, माउस है, तो आप माउस से क्लिक करके कीबोर्ड से कोई नंबर एंटर कर रहे हो, तो ये क्या हो गए? कीबोर्ड माउस आपके इनपुट डिवाइस हो गए। उसके बाद
यहाँ कंप्यूटर ने जो भी आपने इनपुट दिया उसके बाद ये इसको मतलब डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। तो जिस स्क्रीन पर दिखा रहा है वो क्या आपकी आउटपुट डिवाइस, या जैसे मान लो कोई आपने गाना आप सुन रहे हो, तो वो कौन कंप्यूटर आपको कोई गाना सुना रहा है, लैपटॉप सुना रहा है, तो वो उसके स्पीकर के अंदर से आवाज़ आ रही है। स्पीकर क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइस। या कोई चीज़ यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से टाइप करा, फिर वो प्रिंट होके निकला प्रिंटर से, तो प्रिंटर क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जहाँ से आप इनपुट दोगे वो इनपुट डिवाइसेस होगे, और जिससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो सारे क्या हो गए आपके आउटपुट डिवाइस। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एक आता है पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो आसपास की जितनी भी चीज़ें आपकी इसकी लगी रहती हैं सबको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, जो इसको काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अगर आप कंबाइन करोगे तो इनको क्या कहेंगे, हम पेरीफेरल डिवाइसेस कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनके इर्द गिर्द के जो भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं किस तरह से बनेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बात करते चलेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए और आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाओ। आपको जो है इसके अंदर ऐसा नहीं कि एज इट इज़ बिल्कुल लिखना है, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम में लिख के आ गए ना और आपको बेसिक आइडिया सा बस उसके हिसाब से लिख के आ गए, तो इसमें आपको लगभग पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। एनएस के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर आप लिख के आ रहे हो उसके बारे में लगभग उससे रिलेटेड है, लेकिन आपकी बात जो है आप सिंपल तरीके से करो तो आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इससे अगला क्वेश्चन आपका नॉन इम्पैक्ट का है, तो ध्यान से सुन लो। दो तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे पास। तो प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मतलब और एक इम्पैक्ट, जो आपने किसी साइबर कैफ़े में गए हो वहाँ पर, या कभी आपने एफिडेविट वगैरह बनाया हो, तो वहाँ पर टाइप राइटर होता है वो, जिससे खट खट करके वो करते हैं। अब ये पहले चलते थे तो इनको बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई की दबाई, वो जाके अपना आपकी डायरेक्ट की जो है इंक में, इंक कोई रिबन सा चलता है उसके अंदर, मतलब आपकी मान लो जैसे ये आपका कोई कीवर्ड था, यहाँ से रिबन पास होके गया, इस पे इंक लग गई, और फिर ये की उठ के किसी कागज़ पे जाके टक मतलब लगेगी और वहाँ पे छप जाएगी। तो इस तरह का काम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब उस पर जाके डायरेक्ट असर कर रहे हैं ये। अरे एक होता है नॉन इम्पैक्ट, जो आपने प्रिंटर नॉर्मल आजकल जो घरों में यूज़ हो रहे हैं वो होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि उसमें इस तरह का वो कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट मतलब बिना नॉन इम्पैक्ट है। मतलब इम्पैक्ट का मतलब ये छूना, या मतलब एक बेसिक सा इसका वो, अगर इससे आप समझो तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते थे, पहले चलते थे, बहुत स्लो होते थे, नॉइजी होते थे, ठीक है, और ये करेक्टर को क्या करते थे, डायरेक्ट हिट करते थे, ठीक है ना। करेक्टर क्या होते थे, डायरेक्ट हिटिंग होते थे, इंक इन पे लगी होती थी रिबन पर, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपके वो होते हैं। नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत फास्ट काम करते हैं, क्लियरिटी अच्छी आती है, फोटोग्राफिक में भी अच्छा काम यूज़ होता है इनका, और नॉर्मल प्रिंटिंग में भी इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए आपके। इनपुट से वही, या इनपुट से क्या समझते हो, जो भी आप डाटा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हो उसी को क्या कहेंगे, आप इनपुट कहेंगे। सीयू मैंने अभी बताया था, कंट्रोल यूनिट। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है आपकी, सीयू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और ये कंट्रोल करती है एक्टिविटीज़ किसकी, कंप्यूटर्स की, जो ठीक है, जो भी प्रोग्राम चलना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उन सबको क्या करना, कंट्रोल करने का काम किसका है, सीयू का, कंट्रोल यूनिट को। इसके बाद हिंदी मीडियम वाले भी देखते चलेंगे भाई। स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज क्या है, आप जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर करोगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय के लिए आपको, तो उसको कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइस। जैसे आपकी हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, तो सब क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। टच स्क्रीन आपने देखी होगी, आजकल तो सभी को पता है टच स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, जो कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन होती है, और उस पर आप जो है अपन खुद टच करके इनपुट दे सकते हो। तो वो क्या है आपकी जो इंसान की जो सेंसिटिव ह्यूमन टच से भी वो चले, उसको कहते हैं हम टच स्क्रीन। जैसे हमारे मोबाइल की जो डिस्प्ले है, ये क्या है, हमारी टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस भी होता है और आपका ये आउटपुट डिवाइस भी होता है, ठीक है। जैसे एटीएम की मशीन आपने देखी होगी, टच मॉनिटर हो गए, ये इस तरह के क्या है आपकी, ये सारी की सारी टच स्क्रीन है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एक रैम होती है, एक रोम होती है। तो दो आपको इनके बारे में फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रैम की और रोम की। तो रैम क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म भी है। इस तरह की फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। एक होती है आपकी रोम, तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, और इसकी क्या फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका क्या है, ये दो तरह की मेमोरी है। ये होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करेगी और फिर उसको हटा देगी अपने अंदर से। तो इसका काम होता है, और ये मेनली कंप्यूटर को जो है स्पीड का देने का काम करती है। और इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगी और फिर ये हटा देगी। रोम का मतलब क्या है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ये डाटा एक बार स्टोर कर दिया तो बहुत टाइम तक उसके अंदर रुका रहेगा। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी,
तो रोम दोनों के अंदर कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है रैम और रोम में। तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल, ये आपकी नॉन वोलेटाइल। इसके अंदर डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, इसमें लंबे समय के लिए डाटा स्टोर होता है। 3-4 आपको मैंने डिफरेंस बता दिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको भी आप अभी तक भी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें भाई, लाइक भी साथ में कर दें। यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ हेल्पफुल है, तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा भी आपको समझ में आ रहा है। उससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके कमेंट वगैरह पढ़ के भी। तो रैम के बारे में हो गया। इसके बाद है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर देखो नाम से ही समझ में आ रहा है फ्री, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है जो अपने फ्री सॉफ्टवेयर देती हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको कहते हैं फ्रीवेयर। बस इतना ही इसका यूज़ है। कोर्सवेयर ये है जो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है उनको कहते हैं हम कोर्सवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपका एजुकेशन में यूज़ हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम, कोर्सवेयर। ये छोटे छोटे हैं, सिंपल से। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज ये है भैया, एक ऐसी लैंग्वेज हमने बना दी जो कंप्यूटर भी समझे और बाहर ये इंसान जो खड़ा है ये इसको ये भी समझे। तो इन दोनों का जो कम्युनिकेशन कराएगी, कंप्यूटर का और इस इंसान का जो वो मतलब कम्युनिकेट कराएगी, तो कंप्यूटर लैंग्वेज होगी। तो इसको कोई प्रोग्रामर ही डेवलप करता है। जैसे सी लैंग्वेज होगी, C++ हो गई, तो इस तरह की जो जावा होगी या इस तरह की जो लैंग्वेज होगी उनको बोलते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ कोबोल मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी सारी फुल फॉर्म ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं। तो कोबोल की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। बेसिक की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसकी बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। अब ये जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए ना, ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, टिक मार वाले में, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया क्या क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, जैसे मोबाइल में आपके एप्लीकेशन होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सपोज़ करो मोबाइल में आपको जो है कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या तो उसके लिए क्या है आपका कि कैमरा एक एप्लीकेशन है। आपको कोई मतलब नोट्स वगैरह टाइप करने हैं तो नोट पैड एक आपकी एप्लीकेशन है। तो इस तरह की एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर के अंदर भी रन करती हैं और मोबाइल के अंदर भी रन करती हैं। इस तरह की है आपकी एप्लीकेशन है जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पेरिफेरल डिवाइस मैंने आपको बताया था, जो भी आसपास के होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, एक्सटर्नल मॉडेम या फिर CD रोम, इंटरनल मॉडेम। तो इस तरह के जो डिवाइस हैं, जो कंप्यूटर, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गए, सारे के सारे क्या है आपके पेरिफेरल डिवाइस है। यानी कि जो कंप्यूटर से अंदर से कनेक्ट हो, इंटरनली चाहे बाहर से कनेक्ट हो, ऐसे डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइसेस हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन लगभग हमने 20-21 करे थे इस वाले चैप्टर से, जो लगभग आपके एनएस के अंदर आपके आए हुए हैं। अब चलते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर। वीडियो थोड़ा लंबा तो रहेगा, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो इसलिए ध्यान से साथ में बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। और जो बच्चे चैनल पर अभी भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके NS के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसी तरह से सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट क्या है भैया, डॉक्यूमेंट को आपको चारों तरफ से फॉर्मेट करना है। जैसे मान लो भैया आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको ये इसका कोई डॉक्यूमेंट है बोल्ड करना है, इसके अंदर लिखना कैसे है, ये सारा इस वाले चैप्टर के अंदर आ जाता है, फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का प्रारूपण। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू लाइन। तो शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट दबाओगे प्लस एंटर दबाओगे तो आपके जो है न्यू लाइन एंटर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही की सेम होती है, आप याद कर लें। इसके बाद अगला है द टैब स्टॉप्स आर सेट एट हाउ मैनी इंचज़। देखो जो टैब होता है ना, आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर, उसे एक बार दबाओ तो एकदम थोड़ा सा जो आपका कर्सर होता है वो पहले मान लो उसको तो कितना आगे खिसक जाता है। तो 0.5 इंचज़ का वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके अंदर गैप रहता है। जैसे ही आप टैब दबाओगे तो वो कर्सर आपका कितना आगे चला जाएगा, आधा इंच ही आगे वो चला जाएगा, 0.5 इंच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कमांड इज द मेन्यू बार इज यूज टू एक्सेस द बुलेट एंड नंबर। आपको मान लो कोई भी आप दस्तावेज बना रहे हो, और दस्तावेज जो बना रहे हो सपोज करो इस तरह से, इसके अंदर आपको बुलेट नंबर ये कैसे आएंगे, जो जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह लगा लेते हैं, बुलेट लगा देते हैं या कोई नंबर लगा देते हैं, तो कैसे लगेगा। तो उसके लिए आप ऊपर जो जैसे ही आपका MS वर्ड या कोई भी इस तरह से खुला हुआ, तो ऊपर ऑप्शन आएगा एक फॉर्मेट का, फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे बुलेट एंड नंबरिंग आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उनमें से जोन सी भी आपको चूज़ करनी है,
नंबर वाली या फिर मतलब जो सिंबल वाली, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है आपसे पूछा गया भैया डिफरेंस बताओ टेस्ट को कॉपी करने में और मूव करने में। तो भैया सिंपल सा इसका मतलब आपको मैं समझा दूँ क्या है। टेस्ट को अगर आप कॉपी कर रहे हो, मान लो जैसे यहाँ से मैं किसी भी टेक्स्ट को इसको कॉपी करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एक कॉपी होकर दूसरी जगह जहाँ जाऊँगा वहाँ को पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ का जो है वो कुछ सेम रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला ओरिजिनल वाले में। लेकिन अगर मैं मूव करूँगा तो भैया यहाँ से सारा हट जाएगा और वो दूसरी जगह हो जाएगा। तो बस यही अंतर है, जो कॉपी करते हैं टेक्स्ट को उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा सेम रहता है, और अगर मूव करते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी हैं, तो आप इनको देख सकते हो आराम से पढ़ के। उसके बाद क्या है, टू व्यू द एलिमेंट्स ऑन ए क्लिपबोर्ड यू सेलेक्ट द कमांड फ्रॉम द मेन्यू बार। अच्छा, आपको जो है क्लिपबोर्ड पे अगर क्लिपबोर्ड को देखना है, उसके जो ऊपर मेन मेन्यू आता है तो उस पर व्यू पे क्लिक करोगे, फिर टूल बार पे, फिर क्लिपबोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेसिक सी चीज़ें आप इनको जल्दी ही फटाफट देख सकते हो। व्हाट इज़ द कमांड इन द मेन्यू बार टू चेंज द टेक्स्ट टू टाइटल केस। अच्छा, आपका क्या है, आप चाह रहे हो कि भैया पहला वर्ड आपका बड़ा आ जाए, तो इस तरह से क्या है, तो उसका भी ऑप्शन उसके अंदर आता है। उसको आप आराम से जो है केस को चेंज कर सकते हो। तो आप चेंज, तो इसके जो कमांड है वो क्या है आपका तो इसकी इसके एक जो है ना कमांड होती है, बटन आपका उस पर क्लिक करोगे ना, जैसे चेंज केस कमांड ये लिखा आएगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर वहाँ पर आपका आएगा मतलब पहला लेटर कैपिटल करना है, छोटा करना है, सारे कैपिटल करने हैं, तो आप उस हिसाब से इनका केस, अपर केस, लोअर केस, इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ही आपके सामने लिखे हुए हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, होम एंड कंट्रोल प्लस, होम कंट्रोल प्लस एंड। इनका मतलब क्या, अगर हम होम पे क्लिक करोगे ना, पहला वाला जैसे है, तो इनके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो होम पे क्लिक करोगे आप एकदम पूरा पैराग्राफ है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, बिगिनिंग में। एंड पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम करोगे तो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर पहुंच जाओगे टॉप पे। कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो बिल्कुल नीचे बॉटम पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो आप आराम से इनको देख सकते हो, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद है आपका व्हाट आर द शॉर्टकट्स फॉर सिलेक्टिंग अ होल वर्ड। होल वर्ड मतलब ये आप पूरा डॉक्यूमेंट को आपको या पैराग्राफ को जो यहाँ पर दिया गया है, देखो पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करोगे, कुछ वर्ड या लाइंस को कैसे करोगे, या पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट को कैसे आप सिलेक्ट करोगे। तो भैया ये है, आप डबल क्लिक करके किसी वर्ड पे, जैसे मान लो ये, इस पर आप डबल क्लिक करके या कहीं भी आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो उससे वो पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है तरीका, ट्रिपल क्लिक करके उस पर दबे वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या भैया, माउस लो और उस पर जो है कर्सर को दबा, उस पर मतलब जो माउस को ड्रैग करके आप इधर उधर ले जाके जहाँ तक जितना एरिया आपको चाहिए उस एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ वर्ड या कुछ लाइन करनी है तो आप कैसे करोगे, माउस से कर सकते हो। एंटायर डॉक्यूमेंट करना है तो कंट्रोल ए कमांड होती है, उससे सारा का सारा डॉक्यूमेंट, अगर जैसे एंटायर डॉक्यूमेंट पूछा तो कंट्रोल ए आप जो है कमांड दोगे, उससे क्या होगा, सारा का सारा ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा का पूरा आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। वो ये चीज़ है जो आपको बताइए कौन कौन से मोड होते हैं सिलेक्ट करने के। तो आप कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हो, सिंगल डबल क्लिक से, ट्रिपल क्लिक से, या फिर कंट्रोल प्लस ए से भी आप इसको कर सकते हो। वही चीज़ें वो दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो दूसरे तरीके से बस हल्का फुल्का चेंज करके आपसे पूछ लिया है। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम एस वर्ड। ये कुछ इस तरह से होगा, या एम एस वर्ड के अंदर क्या होता है, देखो एम एस वर्ड के अंदर क्या होता है, जो भी टाइपिंग होती है ना, जैसे आपके सामने नोट्स दिख रहे हैं ना, ये भी हमारे एम एस वर्ड में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो एम एस वर्ड के अंदर क्या आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपना जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्डों को आराम से इनमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका फीचर्स ऑफ GUI के फीचर्स क्या है। इससे क्या है, देखो GUI क्या है ना, ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, सामने दिखता है, और पिक्चर वगैरह लगा के जिससे आई कैचिंग हो जाता है। तो उससे क्या मतलब, एक आप विंडो के ऊपर कोई भी आप जैसे बनाओगे कोई, तो उसके अंदर पिक्चर वगैरह लगा दी, तो उससे क्या है देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगी, सुविधाजनक लगेगी। तो इसकी खास बात यही है, इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं GUI से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस वगैरह लगती है, कोई चीज़ आपने लिखी और एक में इमेजेस वगैरह लगा दी, तो इमेजेस वाली जो आपकी होगी वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, ज़्यादा कैची होगी, उसको आप आराम से देख के अच्छे से ज़्यादा उसको समझ सकते हो। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्प एंड सपोर्ट। तो भैया उसके अंदर जो है ना आपका जो विंडो वगैरह होती हैं, कोई भी आप मान लो सॉफ्टवेयर लोगे, एप्लीकेशन लोगे, तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का। तो उसके अंदर क्या है,
तो उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। कभी आप क्लिक करोगे कि भैया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे ऐसे सही कर सकते हो, ऐसे ऐसे देख सकते हो। तो हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर आपको जो आपके मतलब वो जब कोई सॉफ्टवेयर या डेवलपर या कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको बताया मेरे यूज़र्स को ये दिक्कत आ सकती है, यहाँ ढूंढने में चीज़ें आएगी, तो हेल्प एंड सपोर्ट में वो सारी चीज़ें लिख देते हैं, जिससे एक ट्यूटोरियल टाइप होता है, जिससे उनको उसको पढ़ करके वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको विंडो में भी सब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा। हाउ डज़ द फेवरेट ओपन वर्क। देखो जो फेवरेट का ऑप्शन आता है, फेवरेट्स के अंदर क्या होता है, आप मान लो कोई भी इंटरनेट चला रहे हो, कोई भी वेबसाइट आ गया, कोई भी लिंक आ गया, तो आपने क्या हो गया उसके अंदर फेवरेट का ऑप्शन लगा दिया, तो आप उसको सिंगल क्लिक पे भी फिर उसको आप ओपन कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है कि वो फेवरेट का आपको अलग से वो विजिबल रहेगा कि हाँ भाई ये आपका है। इसके बाद आ जाती है आपकी मेल मर्ज। मेल मर्ज के से भी आपके 10-12 क्वेश्चन जो है काफ़ी जो पिछले एग्जाम में आए गए हैं वो यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो मेल मर्ज का आपको एक सिंपल सा फंडा मैं समझाता हूँ, बार बार घुमा फिरा के उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेल मर्ज के अंदर क्या है, आपका कोई आपका मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, कोई आपका शादी का इनविटेशन कार्ड है, कुछ भी आप जो है एक डॉक्यूमेंट को लेकर के आप जो किसी को भेज रहे हो उसको, तो एक साथ जो है बहुत सारे लोगों को आप भेज सकते हो, उसी को कहते हैं मेल मर्ज। तो इसमें पूछा डिफरेंस बिटवीन मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है इन मेल मर्ज। मान लो एक मेन डॉक्यूमेंट है और आपका मर्ज डॉक्यूमेंट है। मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, आपका मान लो एक मेन डॉक्यूमेंट बाहर पड़ा है, कोई शादी का कार्ड है या कोई इनविटेशन कार्ड है बाहर पड़ा है, आपने क्या करा इसको उठाया और मेल के अंदर इसको डाल दिया, वो हो गया भैया आपका मेल मर्ज। अब उसके अंदर जो आपने अब मेल मर्ज के अंदर अब बहुत सारी मेल ले ली, तो यहाँ पर ये कि नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड डॉक्यूमेंट का बन जाएगा। अब इसको कहेंगे मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या कहेंगे हम इसको, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। दोनों में ये अंतर है आपका। इसके बाद है इन मेल मर्ज डाटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। अच्छा, तो आप जो है मेल मर्ज के अंदर जो डाटा सोर्स को कैसे क्रिएट करोगे, वो करोगे आप वर्ड टेबल के अंदर। किसके अंदर, वर्ड टेबल के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। यू कैन मर्ज द डाटा रिकॉर्ड्स टू अ न्यू डॉक्यूमेंट और प्रिंटर। आप जो है इसके जो है कोई नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, या प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे आपको प्रिंट वगैरह एक साथ निकालने हैं, वो भी आप कर सकते हो। मेल मर्ज के लिए आपको मैं बता दूं इंटरनेट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि हाँ भाई किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो इंटरनेट की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछा है क्रिएटिंग और ओपनिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। तो यहाँ पर आपको देखो फिर वही सारी चीज़ें इसके अंदर वही है। इट कंटेन्स द जनरल इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड द रिसिप्ट, फॉर एग्जांपल लेटर, मेलिंग, लेबल, इस तरह की आप चीज़ें भेज रहे हो। तो इट इज़ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको भेजोगे तो मेल मर्ज का या जो भी उसका वर्जन है वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, जो भी उसको रिसीव करेगा, जो रिसीव करने वाला है मेल मर्ज का, बस यही फ़ायदा है आपका। राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट मेल मर्ज इन एम एस वर्ड 2007 के अंदर मेल मर्ज कैसे स्टार्ट करोगे। एम एस वर्ड 2007 आपने खोल लिया, मेल मर्ज का ऑप्शन ऊपर आता है मेलिंग टैब्स, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे मेलिंग स्टैप पे क्लिक कर दिया तो फिर मेल मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। ये कभी कभी आपका डायरेक्ट भी दिखाता है मेल मर्ज का, लेकिन आपको 2-4 लाइन वहाँ पर एक्स्ट्रा लिख के दिखानी है, तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, रिक्वायर ऑप्शन जो भी आपका लेटर वगैरह है, मैसेज वगैरह या एनवेलोप, उसके अंदर लिस्ट से उठाओगे और उसको वहाँ पर मर्ज कर दोगे। बस ये आपका हो गया मेल मर्ज, इस तरह से चालू हो जाता है। फॉर मेल मर्ज व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। तो कौन कौन से वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एनवेलोप का होता है, लेबल्स का होता है, ईमेल का होता है, मैसेजेस का होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो फिर ये कह रहा कोई 2 फीचर बताओ मेल मर्ज के। तो 2 फीचर क्या है कि यहाँ पर क्या आप क्रिएट कर सकते हो लेटर, मेलिंग, लेबल, एनवेलोप्स, कैटलॉग्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, आपको अपना कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है तो आप आराम से उन सारों को भेज सकते हो। ठीक है, और वो अलग अलग उससे जाएगा उनके पास। तो मेल मर्ज हेल्प ऑर्गेनाइजिंग द एड्रेस, मर्जिंग इट इनटू ए मेन डॉक्यूमेंट और लेटर एंड प्रिंटिंग द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिप्ट्स। मान लो सपोज करो आप कोई इनविटेशन भेज रहे हो। अब आप इनविटेशन भेज रहे हो, चाह रहे हो उसके अंदर उसका नाम आ जाए, हेलो, डियर, डियर, मान लो जो भी नाम, अनुज, या जो भी आप नाम भेजना चाहो। अब दूसरे बंदे को भेज रहे हो उसका नाम क्या है, राहुल। तीसरे को भेज रहे हो उसका नाम क्या है, समीर। अब आप इतनी सारी मेल तो बनाओगे नहीं कि सबका नाम अलग अलग लिखोगे, तो आप क्या मेल मर्ज कर दोगे, और वहाँ जब वो समीर को जाएगा तो वो डियर समीर लिख के भेजेगा, राहुल को जाएगा तो डियर राहुल लिख के भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका अलग अलग नाम से उनके पास चला जाएगा जिन जिनको आपने मेल मर्ज में डाल दिया है। अलग से आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद है आपका फॉर्मेटिंग वर्कशीट। वर्कशीट जो होती है आप उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो
बाकी इसके क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक आपने जो क्वेश्चंस करे हैं एक बार इनको अच्छे से देख लेना। इनके क्वेश्चंस जो ये करे हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। लगभग आधे घंटे का वीडियो और बनेगा जो आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो पार्ट 2 को देखने के लिए आपको जो है पार्ट 2 आपके लिए ज़रूर जल्द ही आएगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कर दें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, उसके अंदर भी इसी तरह के लगभग हमने जो है 50% लगभग आपके 3 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो लगभग आपके 6 चैप्टर यहाँ पर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं जिनके अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आने हैं। तो आपको पूरा भी नहीं देखना, तो 3 चैप्टर तो ये सबसे ज़्यादा हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इनको आप अच्छे से 2-3 बार देख के चले जाओगे। आपका लगभग आधे घंटे के करीब का वीडियो ये है आपका 25-26 मिनट का। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी इसके जो बाकी 3 चैप्टर बचे हैं उनका भी आपका 25-30 मिनट का इस तरह का ही वीडियो एक आएगा, तो उसको भी देख लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में भाई मेरे ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।